ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ले मशाले, ले मशाले। राजेश मिश्रा ब्लू एंड रेड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहाँ पे आज अनिल बोरकर इनके अभिवादन सभा में आए हैं। जो अनिल बोरकर जी जो है, ये हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उसी का आज अभिवादन सभा चल रही है। ले मशाले पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी। कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। माननीय दिनेश कांदर साहब करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। शोषित वंचित वर्गों के लिए लड़ाई लड़ने वाले सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन। साथियों, बहुत सारे लोग दुनिया में आते हैं, अपना घर परिवार प्रपंच चलाकर दुनिया से जुदा हो जाते हैं। कुछ एक चुनिंदा हीरे ही इस समाज में अपनी सामाजिक भूमिका को निभाकर अपनी याद हम लोगों के बीच में छोड़कर चले जाते हैं। अनिल बोरकर एक सामाजिक प्राणी नहीं, बहुआयामी व्यक्तिमत्व के पुरानी चेहरा, ये गीत पर बहुत सटीक बैठा है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उनकी वैचारिक बैठक बहुत मजबूत थी। कार्यकर्ताओं का आधार स्तंभ थे, हमेशा हंसते रहते थे। अपनी वैचारिक बैठक के साथ इतने मजबूती से और किसी भी प्रलोभन ने अनिल भाऊ बोरकर के सिद्धांतों को समझौता करने पर मजबूर नहीं किया। तमाम कार्यकर्ताओं के लिए मेरे आशा स्थान इसलिए थे क्योंकि वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि अनेक कार्यकर्ता और नेता जिन्होंने अपनी निष्ठा बेची, अपनी वैचारिक आधार भूमि बेची, डगमगाई, सिद्धांतों से समझौता किया, लेकिन सारी जिंदगी इस विषमतावादी व्यवस्था से लड़ने के लिए अनिल भाऊ से शारीरिक शोषण का शिकार हुए। तमाम कठिनाइयों के सामने एक आम आदमी जब टूट जाता है, लेकिन ऐसे ही वक्त जिसकी जीती जागती मिसाल अनिल भाऊ बोरकर थे। अनिल भाऊ बोरकर किसी भी अन्य अत्याचार के कार्यक्रमों में बगैर बुलाए चले जाते हैं। मैंने उस व्यक्ति को देखा है कि जिसने किसी भी कार्यक्रम में किसी बुलावे का या किसी कार्ड का बैठने दिया है कि नहीं बैठने दिया है, मुझे बोलने दिया जाएगा कि नहीं बोलने दिया जाएगा, लेकिन किसी भी विषमतावादी व्यवस्था के खिलाफ में होने वाले आंदोलन के खिलाफ में अनिल भाऊ की नैतिक जिम्मेदारी समझकर वे उस कार्यक्रम में उपस्थित रहते थे, भले दर्शक के रूप में क्यों न रहे। और उनकी एकमात्र बैठक से सहमत हो ना सहमत हो, बावजूद अनिल भाऊ किसी भी राजनीतिक दलों का कोई कार्यकर्ता हो, नेता हो, पदाधिकारी हो, जिनके साथ उनका असहमति हो, उन कार्यकर्ताओं के साथ होने वाले या उनको कोई भी परेशानी का सामना अगर पड़े तो वो बिना निसंकोच अनिल भाऊ के साथ बैठकर विचार विनिमय कर अपनी समस्याओं से निजात पाता। अनिल भाऊ में एक विशेष गुण था, वो दिन में वो धूप रहे बरसात रहे, किसी भी चीज की कोई बहाना नहीं करता। पैसे नहीं है, कोई बहाना नहीं करता। ऐसे कार्यकर्ताओं का और उनके साथ उनका जो एक 4 रूम के अंदर में जो उसका शिविर लेकर, प्रबोधन शिविर लेकर उसका जो वैचारिक स्तर बढ़ाने का जो काम अनिल भाऊ के अंदर में थी, वो निर्माण की प्रक्रिया भी रुकती हुई सी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अनिल भाऊ को अभिवादन करते वक्त हम सभी लोगों ने इस बात पर गहनता से विचार करना चाहिए
कि समाज में अब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को अपेक्षित कार्यकर्ताओं का निर्माण की प्रक्रिया रुक सी गई है। इसे हम लोगों ने कैसे शुरुआत करना चाहिए? अगर हम लोगों ने इसमें भी थोड़ा बहुत काम कर लिया तो शायद आप और हमारी तो शाम हो चुकी है, पर जिनकी सुबह होने वाली है उनकी सुबह सुंदर होगी। इतना काम हम लोगों के हाथ से हो, ऐसा मुझे महसूस होता है। विडंबना है सर कि अनिल भाऊ इसी कॉलेज के विद्यार्थी रहे। मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ बैठे अनेक कार्यकर्ताओं का निर्माण में अनिल भाऊ का अहम रोल रहा। किसी भी कार्यकर्ता को, वो भले उसके साथ अनिल भाऊ के साथ न रहा हो उसके बैनर के साथ में, लेकिन अनिल भाऊ के साथ उसके मन के तार कभी नहीं टूटे। अनिल भाऊ ने यहाँ से ही विद्यार्थी जीवन का जब प्रगति जो संगठना था, विद्यार्थी प्रगति संगठना, उसकी शुरुआत जब उन्होंने यहाँ पर की थी तो अनेक विद्यार्थियों को उन्होंने तमाम समस्याओं से रूबरू कराया था और उनके अंदर में एक चीड़ पैदा की थी अन्य अत्याचार के खिलाफ। अनिल भाऊ में वे भी एक बड़ी खूबी थी कि वे सबसे मुस्कुराते हुए मिलते थे, बात करते थे, चर्चा करते थे, विनिमय करते थे, लेकिन शोषणकर्ता जमात के खिलाफ में उनके मन में एक चीड़ थी जो स्पष्ट रूप से दिखती थी। आज हमारी जो चीड़ है वो चाय की दुकानों में चाय की भाप के साथ खड़ी होती है और चाय की चुस्कियों के साथ समाप्त हो जाती है। हम घर में चले जाते हैं, सो जाते हैं और दूसरे दिन अपनी जिंदगी को फिर से लग जाते हैं। लेकिन अनिल भाऊ ने पूरी जिंदगी उस चीड़ को लेकर जिया है और ये जीना हर किसी के बस की बूते की बात नहीं है, ऐसा मेरे जैसे कार्यकर्ता को महसूस होता है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक तमाम विषमताओं के खिलाफ में अनिल भाऊ मुखर रहे। ले मशाले जो गाना हुआ आज से 30-35 साल वर्ष पहले, हमारे जैसे कई अनेक साथियों को उन्होंने ढोलक पे और इस पे ये गाना सिखाते रहे, रास्ते पर उतरकर आंदोलन करते रहे। आज आम्बेडकरी आंदोलन के भाष्यकार, विचारवंत, ज्येष्ठ पत्रकार प्राध्यापक रंजित मेश्राम सर जिस स्थान पे रहते थे इंदौरा, वहाँ पर अनिल भाऊ का इंदौरा बुद्ध विहार के सामने में अनेक बार कार्यक्रम होता था, नाटक होते थे। मेरा जहाँ तक अंदाज है कि सर ने वो सब अपनी आंखों से उस समय में देखा होगा। अनिल भाऊ जैसा जीवन जीना हर किसी के बुद्धि की बात नहीं है। अंतिम समय में, वर्तमान में देश में की जो घटनाएं, देश जिस संकट से गुजर रहा है, उस संकट को भी लेकर अनिल भाऊ के मन में एक चीड़ थी, चिंता थी। उनको लग रहा था कि आज हमें जो कुछ भी मिला है उसका एकमात्र कारण है संविधान, और खुलेआम संविधान की प्रतियां जला दी जा रही है, अपमान किया जा रहा है, संविधान को बदल देने की खुलेआम भाषा की जा रही है। और वो लोग तो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग संविधान प्रेमी होने का दम भरते हैं वे लोग चुप क्यों है? ये चिंता का कारण था कि जिनको लगता है कि संविधान हमारा प्राण प्रिय है, संविधान के लिए हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तलवार निकाल लेंगे, गोली चला देंगे, अमुक कर लेंगे, तमुक कर लेंगे, वे लोग आज चुप हैं। संविधान के संरक्षण में, संविधान के अमल के लिए आज भी लोग नहीं आ रहे हैं सामने, जिसकी अपेक्षा की जाती है। शायद इसलिए वामन दादा को कहना पड़ा होगा उस जमाने में की माझ्यातला भीम मीच केला, उन्हा सांगा दोष देऊ कुणा, सांगा दोष देऊ कुणा, मला चीड येत नाही हाच माझा गुन्हा, सांगा दोष देऊ कुणा, सांगा दोष देऊ कुणा। तो वर्तमान परिस्थिति में जिस तरीके से हम लोग इस देश को संकट में देख रहे हैं, मजदूर, किसान, कामगार, विद्यार्थी अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, महंगाई, बेरोजगारी आसमान छू रही है, अन्य अत्याचार की घटनाओं में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती चली जा रही है। इन समस्याओं पे लड़ेगा कौन? अब कब तक हम लोग अनिल भाऊ की राह देखते रहेंगे? कब तक हम लोग कोशिश करेंगे कि बाजू में कहीं आम्बेडकर पैदा हो, कहीं भगत सिंह पैदा हो? मेरी जिम्मेदारी क्या है ये मैं कब सोचूंगा?
हम कब सोचेंगे कि मेरी जिम्मेदारी क्या है? क्या अनिल बोरकर लड़ेगा? अनिल बोरकर के लड़के गरीबी के अभाव में जिंदगी जिएंगे और बाकी के लोग अपने लड़कों को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, IAS, IPS बनाएंगे। उसके लिए सुंदर सी लड़की देखेंगे, बढ़िया सा बंगला बनाएंगे, 4 व्हीलर में कैसा घूमेगा इसकी चिंता करेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा उनको, बाल पक जाएंगे, झड़ जाएंगे। प्लेन में कैसा घूम रहा है मेरा बच्चा और मेरी बहू, इसकी खुशी खुशी बस्तियों में चर्चा करेंगे। क्या इसलिए ज़िंदगी है? मुझे ऐसा लगता है कि अनिल भाऊ जैसे बहुआयामी व्यक्तिमत्वों को आदरांजलि व्यक्त करते हुए उनके द्वारा दिए गए जो प्रश्न हैं उस पर अगर हम लोग गहन चिंतन मंथन करें तो सही अर्थों में, और उसका अमल करें तो सही अर्थों में उन्हें आदरांजलि होंगी। और ऐसे कार्यकर्ताओं को ही आदरांजलि देने के लिए यहाँ जितने लोग उपस्थित, कार्यकर्ता लोग उपस्थित हैं, मुझे लगता है कि 2-4 चुनिंदा लोग ही छोड़ दिया जाए तो जो उनके बैनर के नीचे काम करते थे, लेकिन सभी लोग उनके चाहने वाले लोग हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों में मत भिन्नता रखने वाले लोग भी आज यहाँ पर स्वयं स्फूर्ति से खड़े हैं। यही अनिल भाऊ की पहचान है। और आओ हम लोग कोशिश करें कि वो सुबह फिर आएगी कि गीत को साकार करने के लिए हम सब लोग कुछ छोटे मोटे किंतु परंतु को छोड़कर अनिल भाऊ को अभिवादन करने के लिए, हम इस संविधान की रक्षा करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़े तो ही सही अर्थों में हम अनिल भाऊ को आदरांजलि व्यक्त करेंगे। और इसलिए ये कार्यक्रम की यहाँ पर हम लोगों ने आयोजित किया। इतनी बात करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल ब्लू एंड रेड न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।